नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अपभ्रंश साहित्य पे कुछ बात करेंगे। और इससे पहले आप लोगों को एक बार याद दिला दें कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रीतिकाल के नामकरण करने वाले कुछ कवियों के नाम कि कौन क्या नाम दिया है। और फिर उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है। तो ये चीज़ें थी हम लोग की पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए अपभ्रंश साहित्य से कुछ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपभ्रंश साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग टांग लेंगे अपभ्रंश साहित्य। और अपभ्रंश साहित्य में हम लोग जिस पे बात करेंगे आज वो है स्वयंभू कवि। तो हम लोग आज स्वयंभू कवि पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्वयंभू कवि। स्वयंभू कवि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि स्वयंभू कवि को अपभ्रंश के प्रथम कवि माना जाता है। तो इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। तो आप लोग नोट करते चलिए। वैसे ही हम लोग पॉइंट वाइज नोट करेंगे कि इनको अपभ्रंश के प्रथम कवि। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि। दूसरा बात हम लोग इन लोगों के बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ये इनको हिंदी का, तो हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ नोट करते हैं। तो इनको जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो जैन परंपरा का भी, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, जैन परंपरा का प्रथम कवि। तो स्वयंभू कवि को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो ये रहा दोस्तों 2-3 पॉइंट। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि इनको 8वीं सदी के आसपास विद्यमान है ये। तो आप लोग नोट कर लीजिए 8वीं शताब्दी के आसपास ये विद्यमान है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान है। तो ये रहा, आप लोग नोट करते चलिए। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए, पहला है जैसे अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं, और दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला पॉइंट जो है कि जैन परंपरा का प्रथम कवि इनको माना जाता है और 8वीं शताब्दी के आसपास ये विद्यमान है। ठीक, अब हम लोग आगे इनके बारे में कुछ बात करेंगे। इनके 3 उपन्यास है दोस्तों, इनके 3 ग्रंथ हैं और वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि उनके 3 ग्रंथ हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग 3 ग्रंथ, इनके 3 ग्रंथ हैं और कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे नाम नोट करेंगे उसका। एक है सबसे पहला, जिसको आप लोग खूब नाम सुने होंगे, पैमचर्यु। लगभग हर स्टूडेंट इसका नाम सुना होगा दोस्तों, पैमचर्यु। तो अगला जो हम लोग बात करेंगे इनके पुस्तक का, तो वो है ऋठडेमी चर्यु। तो आप लोग नोट कर लीजिए ऋठडेमी, ऐसा ही नाम है दोस्तों, चर्यु। अगला जो है वो है स्वयंभू छंद।
ये छंद है, तो स्वयंभू छंद। तो ये इनकी 3 पुस्तकें हैं जो शंभू की है। और ये पुस्तकें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम लगभग आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, हर साल कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूछी रहती है इनकी पुस्तक में, दोस्तों एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा रहता है, पैमचर्यु, रिठडेमी चर्यु और शंभू। और एक और नाम दे देगा और पूछ देगा, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उनकी नहीं है, शंभू की नहीं है, या एक नाम दे देता है और ये पूछ देगा कि शंभू की कौन सी रचना है। तो ये बड़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम महत्वपूर्ण लिख भी दिए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर, इतनी चीज़ें जरूर याद रखिएगा। बाकी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक दो बात और हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो इनको अपभ्रंश भाषा का आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं। अपभ्रंश भाषा का इनको वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। और तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। तो आप लोग ये चीज़ें नोट कीजिए दोस्तों कि इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। ये व्यास है दोस्तों, ठीक। तो इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। और इनकी भाषा इन्होंने खुद की भाषा जो इनकी थी उसको देसी भाषा कहा है। तो एक पॉइंट आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए कि इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो दोस्तों ये रहा 2-4 पॉइंट कवि स्वयंभू के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने, अब इसको मिटा दे तो आगे हम फिर लिखवाएं। तो अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हैं तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद 2-3 और पॉइंट है तो नोट करते हैं कवि स्वयंभू के बारे में। तो चलिए ये रहा। आइए आप लोग को एक बार रिवाइज करवा दें, उसके बाद हम मिटाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं शंभू। दूसरा है इसमें कि अपनी भाषा को इन्होंने देसी भाषा कहा है, ठीक। तीसरा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है कवि स्वयंभू को, ठीक। अगला है कि जैन परंपरा का प्रथम कवि ये रहा दोस्तों कि जैन परंपरा का प्रथम कवि ये है। 8वीं शताब्दी के आसपास ये विद्यमान है। और फिर अगला जो 3 इनके ग्रंथ है या रचना जो है, तो 3 रचना है, पैमचर्यु, रिठडेमी चर्यु और स्वयंभू छंद, ठीक। तो ये रहा दोस्तों कुछ पॉइंट, और 2-3 पॉइंट बचा है। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं साथ ही में। और वो कौन कौन से पॉइंट है, तो आइए हम लोग बात करते हैं उस पर। इनकी जो पुस्तक थी पैमचर्यु, ये जो पैमचर्यु दोस्तों पुस्तक थी, ये पूरा नहीं किए थे। तो इनके जो पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने इस पुस्तक को पूरा किया, इस रचना को पूरा किया दोस्तों। तो उनका नाम था त्रिभुवन। इनके पुत्र जो थे त्रिभुवन, इन्होंने पैमचर्यु को पूरा किया। तो पूरा किया आप लोग लिख लीजिए। तो त्रिभुवन ने पैमचर्यु की रचना को पूरा किया, जो इनके बेटे थे, पुत्र थे दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन में करते हैं कि पुत्र, तो इनके पुत्र थे, शंभू के पुत्र थे। और इन्होंने, जिनका नाम त्रिभुवन था, और इन्होंने क्या पूरा किया, तब पैमचर्यु रचना को कंप्लीट किया, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे कि पैमचर्यु में है क्या, पैमचर्यु की इतनी बार बार बात आ रही है, तो पैमचर्यु में है क्या। तो पैमचर्यु में दोस्तों इसमें राम का चरित्र का विस्तार किया गया है, ठीक। तो पैमचर्यु में आप लोग नोट कर लीजिए कि राम के चरित्र का वर्णन लिख लीजिए दोस्तों कि वर्णन किया गया है,
तो राम के चरित्र का वर्णन किया गया है पयमचर्यु में, इसलिए पयमचर्यु का बार बार नाम आ रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट कि इन्होंने चतुर्मुख को पद्धतिया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। चतुर्मुख एक दोस्तों कवि थे, आइए यहाँ पे नोट कर लीजिए। चतुर्मुख थे दोस्तों, नाम था चतुर्मुख, जो लिख रहे हैं दोस्तों यही था चतुर्मुख, ठीक। तो चतुर्मुख को पधड़िया एक पद्धति थी दोस्तों, चतुर्मुख को पधड़िया, ऐसे ही है, पद्धति वाला नहीं होता है, वही है पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा चतुर्मुख को पद्धतिया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो दोस्तों ये रहा 8-10 पॉइंट जो कवि शंभु से संबंधित महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो ये रहा आज का कुछ पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले तो आप लोग नोट किए थे, जो बाकी का नोट किए उसको एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि इनके पुत्र त्रिभुवन ने पयमचर्यु की रचना को पूरा किया। आगे है कि पयमचर्यु में क्या है, तो इसमें राम के चरित्र का वर्णन है दोस्तों। और आगे जो लास्ट बात करेंगे, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ऐसा है कि चतुर्मुख, इनका नाम चतुर्मुखी था दोस्तों, चतुर्मुख को पधड़िया पंथ का प्रवर्तक नहीं है दोस्तों, ये प्रवर्तक है, देखिए छूट जा रहा है, प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है, ठीक। तो ये रहा दोस्तों आज का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेके किसी न किसी कवि पे। अगली क्लास में हो सके तो हम लोग पुंसदत्त कवि जो है, जिनको पुंड कवि भी कहा जाता है, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आप लोग अगर नोट नहीं गए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए हट गए आगे से। और दोस्तों ऐसे ही आप लोग और भी फैक्ट जानने के लिए हमारा चैनल हिंदी साहित्य वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली क्लास में एक नए टॉपिक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।